तो फ्रेंड्स वेलकम टू असाइनमेंट मॉडल्स। मतलब ये असाइनमेंट मॉडल का सेकंड लेक्चर है। पिछला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने असाइनमेंट मॉडल के पूरे बेसिक के बारे में, पूरे कंसेप्ट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी थी। तो ये सेकंड लेक्चर, आइए इसमें बात करते हैं मैथमेटिकल मॉडल की। मतलब अगर सब्जेक्टिव में अगर कभी आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी हो तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक मैथमेटिकल मॉडल आपको फॉर्मुलेट कर रखा होता है, करना होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली दिया क्या होता है, उसके अंदर आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स दे रखा होता है। ठीक है, आप जो प्रॉब्लम देखोगे एग्जाम के अंदर उसमें यहां पर मैट्रिक्स दिया होगा। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है यहां पर जॉब्स लिखा हुआ हो, या फिर यहां पर मशीन लिखा हो, या फिर वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर वटेवर। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहां पर एक्स वाई और जेड। ठीक है, या फिर हमने पिछले केस में हमने यहां पर रखा, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इस चीज का एहसास रहे कि इसकी लोकेशन हमेशा सेम नहीं रहती। ठीक है, तो यहां पर ए बी और सी, इस बार मैंने यहां पर जॉब्स लिया है और यहां पर लिया है मैंने एक्स वाई और जेड, ये हमने ली है मशीन्स। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इस तरह से बना होता है। ठीक है, अब क्या चीज है, इसके अंदर दे रखी होती है कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये है C11, ये है C12, C13। ठीक है, ये आ गया C21, C22, C23, ये आ गया C31, ये आ गया C32, ये आ गया C33। ठीक है, ये क्या चीज है, C11 मतलब जो ए जॉब अगर आप कॉन्ट्रैक्टर एक्स को देते हो, मशीन एक्स पे अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। ये ए जॉब अगर आप वाई मशीन पे परफॉर्म करते हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगी C12। ए जॉब अगर आप जेड मशीन पे परफॉर्म करते हो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी, C13। ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, इसी तरह से जॉब बी की कॉस्ट पहली मशीन पे C21, दूसरी मशीन पे C22 और तीसरी मशीन पे C23। ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो अब क्या चीज है, अब कौन सी जॉब किस मशीन पे असाइन होगी ये हमें पता चलता है उसकी एक्स वैल्यू से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है x11, x12, x13। ठीक है, x21, x22, x23, x31, x32, x33। ठीक है, ये x वैल्यू, ये x क्या चीज है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आइदर इट इज 0 और इट इज 1। ठीक है, x बेसिकली क्या है, x इसे बोलते हैं ij, इसे क्या बोलते हैं, xij। i ये बेसिकली जो भी रो में जो भी दे रखा है, चाहे जॉब है चाहे मशीन है, जो भी है। ठीक है, रो के लिए हम i इस्तेमाल करते हैं और जो कॉलम्स होंगे उनके लिए हम जे इस्तेमाल करते हैं। जे रो के लिए आप आई इस्तेमाल करते हो, कॉलम्स के लिए आप जे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब एक्स आई जे, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी आइदर 0 और 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, आइदर इट कैन बी 0 और 1। अब 0 कब होगी, अगर आप मशीन ए पे, सॉरी 0 कब होगी, इफ जॉब, यहां पर जॉब है ना, जॉब आई इज नॉट, ठीक है, नॉट असाइंड टू जे। ठीक है, स्पेस कम है। ठीक है, 0 कब होगी, अगर जॉब आई मशीन जे को असाइन नहीं हुई है, ऐसे में एक्स आई जे की वैल्यू 0 होगी। और अगर जॉब आई मशीन जे को अलॉट कर दी है, ऐसे में उसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो 1 कब होगी, इफ जॉब आई इज अलॉटेड टू मशीन जे। समझ आ रहे हैं यहां तक। ठीक है, तो ये बेसिक मॉडल होता है, ये बेसिक मॉडल होता है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का। ठीक है, आपके पास यहां पर रोज है, यहां पर कॉलम्स है, उनका ऑर्डर सेम होगा, जितनी रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। यहां पर अगर जॉब है तो यहां मशीन्स होंगी, अगर यहां मशीन जॉब्स है तो यहां पर मशीन होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हम आई रिप्रेजेंट करते हैं, जो आई है स्मॉल आई, ये रिप्रेजेंट करता है रोज को, और जो स्मॉल जे है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए अगर आपको इस सेल की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप इस सेल की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये बेसिकली हम यहां पर हम 3 2 की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये क्या है, सी जॉब को परफॉर्म करने के लिए अगर वाई मशीन को अगर आप दोगे तो कॉस्ट क्या पड़ेगी, C32। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। और कॉस्ट कितनी, सॉरी, अगर असाइन करेंगे, अगर असाइन करते हैं तो x32 क्या होगा 1, अदरवाइज इट विल बी 0। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको। अब आपको x वैल्यू का, आपको पहली बात तो आपको मैट्रिक्स देखना समझ आ गया होगा, फिर आपको ये पता लग गया होगा कि x क्या चीज है। x हमें ये बताता है कि जॉब असाइन करी है या नहीं करी है। अगर जॉब असाइन करी है तो x की वैल्यू 1 है, अगर जॉब असाइन नहीं करी है, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर अगर देखा था तो आपको याद होगा 3x3 का मैट्रिक्स था उसमें, और उसमें असाइनमेंट्स यहां पर हुई थी, एक असाइनमेंट इधर, एक इधर और एक इधर, याद है। एक असाइनमेंट यहां थी, एक यहां थी, एक यहां थी। अब ऐसे सिचुएशन में, हाँ जी आपसे ही पूछता हूं, x11 क्या है, क्या होगा। अब यहां पर असाइनमेंट था तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। x12 क्या, अब यहां असाइनमेंट नहीं है तो ये 0 है। x13 यहां पे भी असाइनमेंट नहीं है तो ये भी 0 है। यहां पर x21 यहां असाइनमेंट नहीं है तो ये 0 है। x22 यहां पर हमने असाइन किया था पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है, तो यह इसकी वैल्यू 1 आएगी। x23 अब यहां पर असाइनमेंट नहीं है तो ये 0 है। x31 यहां असाइनमेंट नहीं है, ये 0 है। x32 यहां पर भी असाइनमेंट नहीं है, ये भी 0 है, ठीक है। x33 यहां पर भी असाइनमेंट नहीं है, ये भी, ये सॉरी यहां पर असाइनमेंट था तो ये क्या है, दिस विल बी 1। समझ आ रहा है आपको यहां तक। तो आपको समझ आ गया कि x की वैल्यू अगर असाइनमेंट नहीं है देन इट विल बी 0, अगर असाइनमेंट है देन इट विल बी 1। समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कि हर मशीन को सिर्फ एक ही, या हर जॉब जो है, हर जो जॉब है वो एक ही मशीन को अलॉट होगी। क्या बोला मैंने आपको, एक जो जॉब है, जॉब ए, ये सिर्फ एक ही मशीन को अलॉट होगी। इस कंडीशन को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो ये जॉब है ये सिर्फ एक ही मशीन पे अलॉट होगी। अब आप इस कंडीशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x11 प्लस x12 प्लस x13 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, ठीक है। x की वैल्यू या तो 0 है, आइदर इट इज 0 और इट इज 1, ठीक है। अब क्या हमने कह दी कि इन तीनों का जो सम है ना, इन तीनों का सम है वो 1 होगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब सिर्फ ये उस केस में होगा जब इन तीनों में से सिर्फ एक 1 होगा और बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। जैसे यहां पर हमने अलॉटमेंट किया था, मैं इसे हाईलाइट कर ही देता हूं, ठीक है। पिछले एग्जांपल के अंदर जो मैंने पिछले लेक्चर में कहते हैं, एक अलॉटमेंट हमने यहां की थी, एक यहां पे की थी, एक यहां पे की थी, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये x11 या 1 आ जाएगा प्लस 0 और ये क्या आ गया, ये 1 आ गया। समझ आ रहे हैं, ठीक है। यही सेम कंडीशन आप सेकंड रो के लिए कैसे लिखोगे कि जो जॉब बी है वो सिर्फ एक ही मशीन पे परफॉर्म होगा, कैसे लिखोगे, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। इट विल बी x21 प्लस x22 प्लस x23 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जैसे पिछले लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन किया था, अब यहां पे कोई अलॉटमेंट नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है। यही चीज आप तीसरी रो के लिए कैसे लिखोगे, इट विल बी x31 प्लस x32 प्लस x33 इज इक्वल टू 1। समझ आ रही है चीज आपको, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इतना लंबा लंबा लिखने की बजाय आप चाहो तो इस चीज को समेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। समेशन ऑफ xij, ठीक है, इज इक्वल टू 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब समेशन में लिखना पड़ता है कि i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, j कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो आइए थोड़ा गौर करते हैं। xij, अगर आप गौर करो, xij कुछ नोटिस किया आपने, x11 x12 x13 i की वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ j वेरी कर रहा है, ठीक है। तो j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, 1 टू n। अब n इस प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल के अंदर n की वैल्यू क्या है, 3 है। n क्या होता है, नंबर ऑफ जॉब्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ मशीन्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। समझ आ रही है चीज, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो इस x11 प्लस 12 प्लस 13 से कैसे लिख सकते हो आप, समेशन ऑफ xij इज इक्वल टू 1। अब
I1 आई चेंज नहीं कर रहा, जे चेंज कर रहा है, 1 2 3, तो जे वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी, तो सिर्फ पहली बनी ना, दूसरी और तीसरी भी तो लिखनी है, ठीक है। अब कॉमा लगाइए और लिखिए I इज इक्वल टू पहले 1 के लिए लिखेंगे ये इक्वेशन, कॉमा फिर 2 के लिए लिखेंगे ये इक्वेशन, कॉमा फिर 3 के लिए लिखेंगे ये वाली इक्वेशन, ठीक है। वैसे कहां तक, मतलब सारी रोज के लिए आप ये काम करते हो। यहां पर तो सिर्फ इस प्रॉब्लम में तो खाली 3 तक होगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो किस तरह से हमने इस चीज को मैथमेटिकली प्रेजेंट किया है कि एक जॉब एक ही मशीन को अलॉट होगी, ठीक है। एक जॉब जो है वो एक ही मशीन पे परफॉर्म होगी। असाइनमेंट मॉडल के अंदर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो जॉब्स हैं वो डिविजिबल नहीं होती मशीन्स के बीच में, जो मशीन्स है वो डिविजिबल नहीं होती जॉब्स के बीच में, ठीक है। एक जॉब एक ही मशीन के ऊपर परफॉर्म होती है। ये चीज आपको समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने रो वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है। अब आइए कॉलम वाली कंडीशन क्या होगी, ठीक है, आइए वो देखते हैं। रजे असाइनमेंट मॉडल मतलब इट्स रियली वेरी इजी। आप सिर्फ ये लेक्चर्स देख लीजिए, आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लोगे। मतलब पूरी ऑपरेशन रिसर्च का जो सबसे आसान जो चैप्टर है, ठीक है, वो असाइनमेंट मॉडल, ठीक है। मतलब अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन देख ली, इससे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था, अगर वो देख लेते तो आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। और अगर नहीं भी आता ट्रांसपोर्टेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, असाइनमेंट बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको अभी समझा दूंगा, अभी की अभी, ठीक है। अब यही जो चीज है जो अभी हमने की है, ये हमें कॉलम्स के लिए भी करनी है, ठीक है, कि जो एक मशीन है वो एक ही जॉब को परफॉर्म करेगी, ठीक है। जो मशीन X है वो सिर्फ एक जॉब परफॉर्म करेगी, जो मशीन Y है वो सिर्फ एक जॉब परफॉर्म करेगी, जो मशीन Z है वो सिर्फ एक ही जॉब परफॉर्म करेगी। तो इस चीज को आप मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। इट्स रियली वेरी सिंपल, x11 प्लस x21 प्लस x31 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x11 प्लस x21 प्लस x31 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो असाइनमेंट हमने कर रखा है यहां पर, ये वाला ये वाला ये वाला, अगर आप देखो तो x11 की वैल्यू है 1, x21 है 0, x31 अगेन 0, ठीक है। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। किस तरह से आप चीजों को मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हो, ठीक है। अभी तो एक और बड़ी जबरदस्त चीज दिखा दो, बहुत अल्टीमेट है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन आप मशीन Y के लिए लिखोगे, ठीक है। तो मशीन Y के लिए क्या लिखोगे, x12 प्लस x22 प्लस x32 इज इक्वल टू 1, ठीक है। x12, अब यहां पर कोई जॉब अलॉट नहीं हुआ है तो x12 0 है, x22 यहां पर जॉब अलॉट हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 है, x32 यहां पर कोई जॉब अलॉट नहीं हुआ है तो इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। सो 0 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वेशन सही चल रही है। सेम इसी तरह से आप इसके लिए भी इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, मशीन Z के लिए, कि मशीन Z सिर्फ एक ही जॉब को परफॉर्म कर रही है। तो वो कैसे लिखेंगे, x13 प्लस x23 प्लस x33 इज इक्वल टू 1, समझ आ रहे हैं यहां तक आपको। अब अगर आप देखो तो यहां पर कोई जॉब अलॉट नहीं हुआ है तो x की वैल्यू यहां 0 है, x23 भी 0 है, x33 अब यहां पर जॉब अलॉट हुई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये चीज समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली xij ये क्या होता है, I, ये जो जॉब I है ये मशीन J को अगर अलॉट करी है, अगर अलॉट की है देन इट इज 1, अगर अलॉट नहीं करी है देन xij इज 0। तो xij से पता चलता है कि हमने जॉब अलॉट किया है या नहीं किया है। ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक आप क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अब इसी चीज को अगर आपको इस रो को मैथमेटिकली अगर आपको दिखाना हो, अब इतनी सारी क्वेश्चंस लिखी हैं, एग्जाम में अगर इस तरह लिखने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, समेशन ऑफ xij इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखता हूं आपको समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। बताइए अब इसमें क्या वेरी करेगा, इसको इन तीनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। x11 x21 x31 क्या होता है, xij, ठीक है। x11 x21 x31 तो क्या वेरी कर रहा है, I वेरी कर रहा है, J सेम रहता है, I वेरी कर रहा है।
आई वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक। j की वैल्यू इक्वेशन में, j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू 1 1 1 कॉमा j की वैल्यू कितनी है 1 पहली इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में j की वैल्यू क्या है 2 2 2 कॉमा 2, ठीक है। तीसरे इक्वेशन में j की वैल्यू 3 एंड सो ऑन अप टू n। कितने इक्वेशंस, n इक्वेशंस बनेंगी टोटल। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आपको रो कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट्स अब आपको लिखने आ गए, ठीक है। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरह अगर आप थोड़ा सा दिखाओ, ठीक है, तो जैसे वहां पर होता था ना कि सप्लाई कितनी अवेलेबल है, डिमांड कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इन सब का सम कितना है 1 1, ठीक है। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर आप मशीनरी देखो तो इन सब का सम कितना आ रहा है 1। ये चीज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में ऐसे ही होता था ना, इधर से सप्लाई का सम टोटल जितने एक्सआईजे हैं उन सब का टोटल आप देते, तो यहां पर जो टोटल वैल्यूज है, यहां पर टोटल वैल्यूज क्या होती है 1 होती है। ये चीज यहां तक आपको ये चीज समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक्सआईजे इसकी वैल्यू 0, आइदर इट विल बी 0 और इट इज 1। इस चीज को मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, मतलब ये मेरी फेवरेट चीज है, ठीक है। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सआईजे इसकी वैल्यू, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिससे हमें यह पता चल सकता है कि एक्सआईजे की वैल्यू आइदर इट इज 0 और इट इज 1। क्या आप कोई ऐसी इक्वेशन लिख सकते हो? बड़ी सिंपल है, सही में जब बुक में देखा ना मैंने, इक्वेशन क्या है, एक्स आई जे इज इक्वल टू एक्स आई जे का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। एक्स आई जे की वैल्यू आइदर इट इज 0 और इट इज 1, इन दोनों में से ही एक वैल्यू होगी। इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स आई जे इज इक्वल टू एक्स आई जे का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है दो ही चीज मतलब नंबर्स के लिए वैलिड है, या तो 0 के लिए वैलिड है या फिर 1 के लिए वैलिड है। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब राजे, अब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ना सिखा दिया है, मैट्रिक्स पूरा मैंने आपको समझा दिया, आपको रो कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको कॉलम कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बता दिए, एक्स आई जे के ऊपर क्या लिमिटेशंस है मैंने वो भी आपको बता दिए। अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। हमारा मकसद क्या है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो भाई टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज तो बाद में करेंगे, पहले तो मतलब ये तो पता कर ले टोटल कॉस्ट है क्या, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन जिसे आपको मिनिमाइज करना होता है, वो फंक्शन एक्चुअल में क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल कॉस्ट वाला फंक्शन क्या है, z से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि मुझे बाद में भी चाहिए होगा। z इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा c11 x11 प्लस c12 x12 प्लस c13 x13, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट जॉब को परफॉर्म करने की, और एक्स वाई जे ये आप अलॉट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो देन इट इज 0, अगर कर रहे हो देन इट इज 1, ठीक है। तो अगर तो आप ये प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखिए C11 X11, अब होगा क्या, अगर तो ये जॉब परफॉर्म हो रही है, अगर इस जॉब को X परफॉर्म कर रहा है देन X11 इट विल बी 0, इट विल बी 1, ठीक है। और कॉस्ट क्या आ जाएगी, C11 इंटू X11 यानी कि C11, ठीक है। अगर तो जॉब परफॉर्म हो रही नहीं, ठीक है, तो यहां पर C11 आ जाएगा और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। अगर सपोज करो जॉब ए को Y परफॉर्म कर रहा हो, Y, ठीक है, सपोज करो Y परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पर X11 भी 0 हो जाएगा, X13 भी 0 हो जाएगा, सिर्फ X12 की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ C12 बचेगा। समझ आ रही है चीज? तो इस तरह से हमने जो टोटल कॉस्ट का जो एक्सप्रेशन है वो लिखा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया प्लस हमारा C21 X21 प्लस C22 X22 प्लस C23 X23 प्लस C31 X31 प्लस C32 X32 प्लस C33 X33, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो ये आपका राजे, इस चीज को ना समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। मतलब राजे मैं ना आपको सीधा साधा रटा सकता हूँ चीजों को, पर मुझे खुद को उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि मतलब मैं ही चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट के जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए,
आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, ये x तुम्हें जितने भी नजर आ रहे हैं, अगर अलॉटमेंट है देन इट इज 1, अदरवाइज इट इज 0, ठीक है। तो पहली रो के अंदर सपोज करो, तुम बताओ कि ए मतलब ये आ गया एक्स वाई जेड, तीनों में से कौन सी मशीन जॉब परफॉर्म कर रही है, ठीक है। सपोज करो वाई परफॉर्म कर रही है। अब ऐसे केस में x11 भी 0, x13 भी 0, x12 ये 1 बचेगा, ठीक है। तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, C12 आ जाएगी इस जॉब को परफॉर्म करने की, ठीक है। इसी तरह से x21, x22, x23, इन तीनों में से 2 जीरोस होंगे और एक 1 होगा, तो जोन सा 1 होगा बस वही टर्म बचेगी, बाकी दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगी। ये चीज है, क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अगर परफॉर्म हो रहा है तो कॉस्ट आएगी, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है, ठीक है। अब अगेन ये जो चीज है ये भाई बहुत ज्यादा लंबी हो रखी है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में कैसे लिखोगे, एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन थोड़ी लिखोगे, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, वही काम करते हैं, समेशन ऑफ, ये आ गया 1 1, ये आ गया 1 2, ये आ गया 1 3, तो इसे लिखते हैं समेशन ऑफ Cij Xij, ठीक है। ये और इसमें j वेरी कर रहा है 1 2 3, j वेरीज फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। तो i को हम एक काम करते हैं 1 ही लिख लेते हैं, 1, ये आ गया 1, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन लिख लिया मैंने। अब प्लस समेशन ऑफ, ठीक है, यह आ गया 2 1 2 2 2 3, तो ये क्या बनेगा, C2j X2j, j वेरीज फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। ये मैंने दूसरी क्वेश्चन लिख ली, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ, ठीक है, C, ये आ गया 3 1 3 2 3 3, C3j X3j, j वेरीज फ्रॉम 1 to 3, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब अगर आप गौर करो कि ये तीनों बिल्कुल सेम है, ये तीनों बिल्कुल सेम है, ये क्या है, दिस इज Cij, i की वैल्यू इसमें क्या है 1, ये भी क्या है Cij Xij, i की वैल्यू है यहां पर 2, और ये क्या है Cij Xij, यहां पर i की वैल्यू क्या है 3। तो तीनों इक्वेशन सेम है, इसमें i की वैल्यू 1 है, इसमें i की वैल्यू 2 है, इसमें i की वैल्यू 3 है, और हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन पहले अंदर वाली टर्म लिख रहा हूं, j बराबर है 1 से 3 Cij Xij, ठीक है, और यहां पर समेशन फ्रॉम 1 to 3, ये चीज। तो ये क्या आ गया, दिस इज अवर टोटल कॉस्ट z, ये चीज। आपकी बुक में ये चीज डायरेक्टली लिखी हुई है, पर मुझे लगता है कि अगर 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगा के अगर हम चीजों को समझ सकते हैं तो ये एक बहुत ज्यादा बढ़िया डील है, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मैंने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं 2 3 साल करते रहते हैं और सरफेस पे पढ़ते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई तुमने कभी मेहनत ही नहीं करी, तुमने सीखने की कोशिश नहीं करी, तुमने रट डाला, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए तुम पीछे रह रहे हो, ठीक है। मैं आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, मैं उन पर्सन्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ सरफेस पे पढ़ते हैं। तो कोशिश कीजिए जहां तक हो सके आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया है कि मैथमेटिकल मॉडल प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अंदर मतलब मेनली 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो रो कंस्ट्रेंट और कॉलम कंस्ट्रेंट्स है आपके, ठीक है, वो मैंने आपको लिखने सिखा दिए। एक x की वैल्यू क्या हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया, xij इज इक्वल टू xij का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू सिर्फ या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। और मैथमेटिकल मॉडल में जो तीसरी चीज आती है वो क्या आता है, वो आता है आपका वो फंक्शन जिसे इफेक्टिवनेस फंक्शन भी कहते हैं, जिसको आपको या तो मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। खैर मतलब इस चैप्टर के अंदर हम चीज़ों को मिनिमाइज करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर हमने चीज़ों को मिनिमाइज किया था, ऐसे इस चैप्टर के अंदर भी हम चीज़ों को मिनिमाइज ही करेंगे। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आपको पूरा का पूरा मतलब जो मैथमेटिकल मॉडल है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, वो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, अब लगे हाथ मैट्रिक्स बनी हुई है तो आइए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम और जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो मतलब अगर इन केस आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ रखी है,
ठीक है। तो आपको मतलब देख के पता लग गया होगा कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चीज़ों का सेम है, ठीक है। मतलब फर्क कहाँ पे आता है, फर्क यहाँ पर है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मैट्रिक्स था उसमें आपके पास m सोर्सेस और n डेस्टिनेशंस होती थी, ठीक है। मतलब वो एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था वो, पर यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर रहता है। जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती है हमेशा, हमेशा, ठीक है। देयर इज नो एक्सेप्शन। और अगर एक्सेप्शन अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप उसे स्क्वायर बनाते हो। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। स्क्वायर बनाया कैसे जाता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ा है तो तुम जानते हो, हम डमी रोज ऐड करते हैं या डमी कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, और हम उनकी जो कॉस्ट होती है वो 0 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई ऐसा केस आ जाए, अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 जॉब्स हैं और हमारे पास 4 मशीन्स हैं, 4, एक और मशीन यहाँ पर, एक और मशीन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक और मशीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एक और मशीन। तो हम क्या करेंगे, 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो हम एक डमी रो और ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक डमी रो और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे, 4 रोज होंगी। अब मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट जो ये डमी रो है इसके अंदर कॉस्ट कितनी रखोगे आप, 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो जो डमी जो रो या डमी कॉलम आप ऐड करते हो किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर बनाने के लिए, मतलब उसके अंदर जो कॉस्ट आप डमी रो के अंदर या डमी कॉलम में फिल करते हो दैट इज 0, ZERO, क्योंकि वो काम तो कभी होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं, ठीक है, तो कॉस्ट कहां से आ गई, ठीक है, तो वो उसकी कॉस्ट हम 0 रखते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर मतलब जैसे यहां पर मिनिमाइजेशन ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर मैक्सिमाइज करना हो तो आप जानते हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है तो आप जानते हो, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा आपको। ऐसे में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे मैट्रिक्स को जितनी भी कॉस्ट है ना, हर कॉस्ट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। खैर ये तरीका मैं पर्सनली यूज नहीं करता। मैं पर्सनली क्या करता हूं, जो सबसे बड़े वाला नंबर है, जो सबसे बड़ी वाली कॉस्ट है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स की जितनी भी कॉस्ट्स हैं, ठीक है, उन सब कॉस्ट को सबसे बड़ी कॉस्ट में से माइनस कर देता हूं। मतलब मैं खुद ऐसे करता हूं, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए कि यहां पर कोई मैट्रिक्स है, दिस इज 2 3 4 एंड 10, ठीक है। मुझे इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, पर मास्टर ने तो हमें पढ़ाया कि मिनिमाइज कैसे करते हैं, मैक्सिमाइज तो करना आता ही नहीं हमें, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब हमें इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़े वाला नंबर ढूंढेंगे, वो है 10। तो जितने भी नंबर्स हैं सबको 10 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 - 2 आ गया 8, 10 - 3 आ गया 7, 10 - 4 आ गया 6 और 10 - 10 आ गया 0, ठीक है। सबसे बड़े नंबर में से बाकी नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर लेंगे। तो जो एलोकेशन इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करेगी वही एलोकेशन हमारी इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करेगी, ठीक है। पर ये मैं सच्ची बताऊं, ये जो अभी भी मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरे असाइनमेंट मॉडल का सबसे लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको सबसे पहले करा दिया, ठीक है। खैर इसको बाद में देखेंगे, अभी मतलब बात करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको, हाँ मैं भी सोच रहा था कि मैं लास्ट टॉपिक पे कैसे पहुंच गया। मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स है इट इज एन m/n मैट्रिक्स, पर जो असाइनमेंट का मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर होता है, n/n ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का मैट्रिक्स है उसमें याद है आपको, यहाँ पर सप्लाई होती थी और यहाँ पर आप क्या लिखते थे, टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर याद है आपको A1, यहां पर होता था A2, यहां पर होता था A3, ये क्या था, टोटल सप्लाई, ठीक है। और नीचे क्या होता था, यहां पर टोटल डिमांड, याद है ये सारी चीजें, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है तो। ये क्या होता था, यहां पर B1, यहां पर था B2, यहां पर था B3, ये दिस वाज टोटल डिमांड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मतलब यहां पर होती थी टोटल सप्लाई, यहां पर होती है टोटल डिमांड, ठीक है। यहां पर जो अगर आप देखो तो जो टोटल सप्लाई होती है इट इज ऑलवेज 1, और जो टोटल डिमांड होती है वो भी इट इज ऑलवेज 1। मतलब A की वैल्यू भी हमेशा क्या रहती है, 1, और B की वैल्यू भी क्या रहती है, 1,
समझ आ रही है चीज आपको? ए आई, हर i इज इक्वल टू 1 2 3 सभी रोज के लिए सप्लाई क्या है 1, ठीक है, और सभी कॉलम्स के लिए डिमांड क्या है 1। समझ आ रहा है? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर काफी हद तक सेम है असाइनमेंट का और ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, बिल्कुल। और जो कॉस्ट वाला फंक्शन जो हमने बनाया है, ये तो डिट्टो हमने चेपा है, ठीक है, ये जो कॉस्ट वाला फंक्शन हमने बनाया है तो सेम एज इट इज, सेम वही ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से ही हमने उठाकर यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल वही वाली क्वेश्चंस है, सेम डिट्टो ये वही वाली क्वेश्चंस है जो वहां पर हमने इस्तेमाल की थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। अब आती है एक्स वैल्यू की बात, एक्स वैल्यू, ठीक है, वहां पर x क्या होता था, आइदर इट कैन बी 0 और भी इट कैन बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो जो xij था, xij इट वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। xij क्या होता था, नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस, xij क्या होता था, नंबर ऑफ एलोकेशंस, ठीक है। 0 कब होता था, अगर आप कुछ भी एलोकेट नहीं कर रहे, और 1 या 1 से ज्यादा उस एलोकेशन की वैल्यू होती थी अगर आप एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। यहां पर भी x क्या है, यहां पर भी x क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशंस, ठीक है, वहां पर भी नंबर ऑफ एलोकेशन था, यहां पर भी नंबर ऑफ एलोकेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि x की सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, 0 अगर आप एलोकेट नहीं कर रहे हो और 1 अगर आप एलोकेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एलोकेशन 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, बिकॉज ये चीज मैंने आपको बताया कि हर जॉब जो है वो सिर्फ एक ही मशीन को एलोकेट होगी, हर मशीन को सिर्फ एक ही जॉब मिलेगी परफॉर्म करने के लिए। तो मैक्सिमम एलोकेशन इट कैन बी 1, मिनिमम इट कैन बी 0। तो अगर आप एलोकेट कर रहे हो देन इट इज 1, अगर नहीं कर रहे देन इट इज 0। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में भी x नंबर ऑफ एलोकेशन था, यहां पर भी x नंबर ऑफ एलोकेशन है। फर्क सिर्फ इतना, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर x की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती थी, बस 0 होगा या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर भी सेम वही सिचुएशन है, फर्क सिर्फ इतना है कि x की वैल्यू आइदर इट इज 0 अगर एलोकेशन नहीं है और इट इज 1 अगर एलोकेशन है। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो काफी हद तक मतलब ट्रांसपोर्ट का और असाइनमेंट का सेम है, ठीक है। तो सर जी जब मतलब सेम है सब कुछ, काफी हद तक चीजें सेम है, तो हम वहां के मेथड यहाँ क्यों नहीं लगाते भाई? गलती से ना सपने में भी कभी भी किसी असाइनमेंट मॉडल की प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन के मेथड से सॉल्व करने की सपने में भी कोशिश मत करना, वो होगी नहीं, ठीक है। उसका एक कारण है, टेक्निकल रीजन है उसका। रजी आपको याद है नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी होती थी वहां पे? हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड वहां पे हमने पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था डीजेनरेट प्रॉब्लम के बारे में, नॉन डीजेनरेट प्रॉब्लम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है, m प्लस n माइनस 1। एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की प्रॉब्लम जो है आप सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो जिनके अंदर नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी बन रही है, m प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पर m और देन n जो है दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी बनेगी अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, 2n माइनस 1, इतनी एलोकेशंस बनेंगी। पर मेरे भाई हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कितनी एलोकेशंस होती हैं, n, ठीक है। तो जिन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ रखा है, ठीक है, वो ये बात जानते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ एलोकेशंस कम हो जाती हैं रिक्वायर्ड से, तो आप एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, डमी एलोकेशन, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जिन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रखा है सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूं मैं अभी एट प्रेजेंट, बाकियों से मतलब 2 मिनट में बात करता हूं, ठीक है। तो जिन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रखा है, जो ये स्टेपिंग स्टोन मेथड है, यूवी मेथड है, ये सिर्फ तब लगेगा जब नंबर ऑफ एलोकेशन होती है m प्लस n माइनस 1, यानी इस केस में 2n माइनस 1। पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर जितनी रोज है उतनी कॉलम्स है और उतनी ही एलोकेशंस है, ठीक है। तो हमारे इस मेथड के अंदर देयर आर ओनली n एलोकेशंस, ठीक है। तो ऐसे में नंबर ऑफ एप्सिलॉन्स, जो नंबर ऑफ 0, जो डमी एलोकेशंस, जो आप झूठ मूठ की एलोकेशन आप देते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कितनी हो जाएगी, 2n माइनस 1 जितनी होनी चाहिए माइनस n जितनी हमारे पास है इज इक्वल टू n माइनस 1।
तो n-1 डमी एलोकेशंस आपको मतलब क्रिएट करनी पड़ेगी इस मैट्रिक्स के अंदर। समझ आ रहा है? ठीक है। सो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स वाई मतलब, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, आप जानते हो जब भी मैट्रिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर, जब भी रो और कॉलम इकट्ठे सेटिस्फाई होते हैं, इकट्ठे, ठीक है, सेटिस्फाई होते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलोकेशन एक से कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब मैंने आपको वहां पे पढ़ाई थी कि जब भी रो और कॉलम इकट्ठे सेटिस्फाई होगा तो नंबर ऑफ एलोकेशन 1 डिक्रीज कर जाएगा। कितना होना चाहिए, m+n-1। पर अगर एक बार ऐसे हो गया तो एक कम हो जाएगा, अगर एक बार दोबारा हो गया तो एक और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने कम होते रहेंगे उतनी आपको झूठ मूठ की यानी डमी एलोकेशंस आपको देनी पड़ेंगी। समझ आ रही है चीज? ठीक है, पर यहां पर तो क्या होता है, जब भी एक एलोकेशन आप दोगे, जब भी दोगे तो रो और कॉलम इकट्ठे सेटिस्फाई होते हैं, और ये हमेशा होता है, इट हैपेंस एवरी टाइम। ठीक है, तो ऐसे में नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एप्सिलॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उन्हें आप संभाल नहीं सकते। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए हम असाइनमेंट मॉडल की प्रॉब्लम को कभी सपने में भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड की प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, अब मेरे भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ा ही नहीं है, जो सीधा असाइनमेंट पढ़ रहे हैं, तो वही जो ये डिस्कशन अभी भी हुआ है उनके दिमाग में तो पढ़ा नहीं होगा कि ये क्या चल रहा है। तो भाई चिंता ना करो। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि कई बार इंटरव्यूज में या सब्जेक्टिव में कोई पूछ लेता है, सब्जेक्टिव में तो खैर आता नहीं है ऐसा, इंटरव्यूज में कोई पूछ लेता है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, क्यों नहीं हम सॉल्व कर सकते, तो मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, बाकी अभी ट्रांसपोर्टेशन जो मॉडल है ना, हम इसका नाम दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम सिर्फ असाइनमेंट मॉडल की बात करेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी कि असाइनमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा तो असाइनमेंट समझ आएगा या नहीं आएगा, आएगा, अच्छे से आएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, और आ चुका है, पिछले लेक्चर में सारा बेसिक मैं समझा चुका हूँ। ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैंने आपको मतलब पूरा मैथमेटिकल मॉडल मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, और क्यों हम ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज कि फिर हम असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते कैसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम उसको सॉल्व करने के हम 2 थ्योरम्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है पहले मुझे बोर्ड साफ कर लेना चाहिए, तो पहले मैं बोर्ड साफ करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में आपको बताता हूँ थ्योरम 1 के बारे में, थ्योरम 2 के बारे में, और किस तरह से इन दोनों थ्योरम्स का हम प्रयोग करते हैं हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।